हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 सजीव एवं उनका परिवेश। दोस्तों, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित मतलब दोस्तों बर्फ से ढकी हुई उन्होंने हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। दोस्तों, राजस्थान का जो उष्ण मरुस्थल क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर उन्होंने ऊंट पर यात्रा की। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। तो दोस्तों, उष्ण मरुस्थल में नागफनी जैसे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। तो दोस्तों, समुद्र तट पर कैजुराइना के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं थे। तो दोस्तों, ये जो स्थान है ये सब एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है। कुछ ठंडे हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ शुष्क हैं, तो कुछ नमी वाले स्थान है। ठीक है। लेकिन यहाँ हर स्थान में कुछ ना कुछ जीव जरूर पाए जाते थे। ठीक है। हर हर स्थान में कोई ना कोई जीव जरूर पाया जाता है। तो दोस्तों, यही इस टॉपिक में बताया गया है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। ठीक है। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। दोस्तों, उसने क्या किया? उसने सब तरफ देखा कि कहीं ना कहीं ऐसा स्थान जरूर होगा जहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता होगा। लेकिन जब उसने अपनी खिड़की और दरवाजे मतलब अलमारी और दरवाजों को देखा तो उसमें भी एक छोटी सी मकड़ी उसको नजर आई थी। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हों। ठीक है। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख मतलब मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। दोस्तों देखिए, ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो कहाँ नहीं पाए जाते होंगे, आप सोचिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? मरुस्थल में ऊंट थे। ठीक है। मरुस्थल में ऊंट थे। पर्वत पर बकरी एवं याक थे। ठीक है। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थीं, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन स्थानों पर जो भी पौधे पाए जाते थे वो अन्य स्थानों के पौधों की प्रजातियों से अलग थे। ठीक है। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? इन क्षेत्रों का जो वातावरण था, जो एटमॉस्फेयर था, वो कैसा था? उनका परिवेश भी एक समान था? जी नहीं। उनका जो एटमॉस्फेयर है जगह जगह का अलग होता है, इसीलिए हर जगह पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है। मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है, पर्वतों पर बकरी एवं याक पाए जाते हैं। ठीक है। समुद्र तट पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। तो हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग होता है और वहाँ के जीव और प्राणी भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। आइए एक 1 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतु एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतु एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों के नाम लिखिए।
आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। ठीक है, इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिक छोटी बड़ी वस्तुओं और जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तु हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां हो सकती हैं, या फिर जंतु के अवशेष हो सकते हैं जैसे हड्डियां हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए होते हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हमें मिल सकती हैं, तो हमें सबके नाम लिखने हैं इस सारणी के अंदर। ठीक है, सारणी अभी देखेंगे। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम आवास और अनुकूलन टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस सारणी को फिल करेंगे। दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इस सारणी को फिल करके रखा हुआ है। पहले हम आवास और अनुकूलन देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? जी हाँ, दोनों दोनों के जीव जो है वो अलग अलग प्रकार के होंगे। चलिए पहले सारणी ही देख लेते हैं। तो वन में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? शेर, हिरण, हाथी, लोमड़ी जैसे जीव पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि याक पाया जाता है। ठीक है, बकरी पाई जाती है, ओक, चीड़, देवदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट होता है। ठीक है, नागफनी, कैक्टस पाए जाते हैं, सांप पाया जाता है। समुद्र में मछली, कैजुराइना, केकड़े, ऑक्टोपस, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मरुस्थल और समुद्र की। दोस्तों, हमसे कहा गया है कि तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? जी हाँ, दोनों के जीव जो हैं वो बहुत अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि दोनों का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल मतलब खारे पानी में रहते हैं। ठीक है, समुद्र में जंतु कहाँ रहते हैं? जंतु और पौधे लवणीय जल में। समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है, खारा पानी होता है। ठीक है, तो उसी में जंतु और पौधे रहते हैं। तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और श्वसन के लिए वो सांस लेते हैं तो किस वायु का यूज़ करते हैं? वो जल में घुली हुई वायु का यूज़ करते हैं। ठीक है, मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में जल कैसा होता है? बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो मरुस्थल दिन में बहुत गर्म रहते हैं और रात में ठंडे हो जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। दोनों का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अलग अलग है, और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। जब एटमॉस्फेयर दोनों का अलग है तो यहाँ पाए जाने वाले पौधे और जंतु में भी विविधता होगी। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊँट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ठीक है, ऊँट की जो शारीरिक संरचना है उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं। ठीक है, ऊँट के पैर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर जो है वो रेत की गर्मी से दूर रहता है। जब उसका पैर लंबे होते हैं, ठीक है, तो रेत की गर्मी जो है वो इजीली ऊपर तक उसकी बॉडी तक नहीं चढ़ पाएगी। ठीक है, उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ठीक है, जब उसको पानी कम मिलेगा तो उस मूत्र उत्सर्जन भी कम होगा। ठीक है, और मल भी शुष्क होगा। ठीक है, उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो ये ऊँट की विशेषताएं थी। ठीक है, जो उसे मरुस्थल में रहने योग्य बनाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। आप समुद्र की बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ कुछ चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। इस तरह की ये मछलियां आप देख रहे हैं। ठीक है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? जी हाँ, इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। दोस्तों, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। ठीक है, उनकी आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। ठीक है, उनकी आकृति किस चीज़ में हेल्प करती है? उनकी जल के अंदर विचरण करने में, जल के अंदर तैरने में उनकी सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है वो चिकने शल्कों से ढकी हुई होती है।
ये शल्क क्या करते हैं? शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, उन्हें जल में आराम से गति करने में, सुगम गति करने में भी ये जो शल्क होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है। मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल होते हैं जिसको हम क्लोम बोलते हैं। ठीक है, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, मछली जो जल में विलीन ऑक्सीजन है वो किसकी सहायता से लेती है? वो तो मछली में होते हैं दोस्तों क्लोम होते हैं। ठीक है, गिल होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से वो जो ऑक्सीजन में विलीन जल में विलीन ऑक्सीजन को लेती है। ठीक है, हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो दोनों की जो संरचनाएं हैं, दोनों की जो विशिष्ट क्वालिटीज़ हैं वो उन्हें अपने अपने स्थान में रहने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि सजीवों की जो किस्म होती हैं उनमें कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो अपने वातावरण में, अपने एटमॉस्फेयर में रहने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे हम कहते हैं अनुकूलन। दोस्तों, जिन वस्तुओं में या जिन जीवों में, जिन प्राणियों में, जिन पौधों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जिसकी वजह से वो उस जगह में रहने योग्य हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। ठीक है, विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। दोस्तों, आवास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। ठीक है, आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। ठीक है, स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को हम कहते हैं स्थलीय आवास। ठीक है, जो जंतु या पौधे स्थल में रहते हैं उनको हम कहते हैं स्थलीय आवास। ठीक है, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। ये सब स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। ठीक है, जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसको हम जलीय आवास कहते हैं। ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। ठीक है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैव घटक और अजैव घटक किसको कहते हैं? तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। ठीक है, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ठीक है, जो भी जीवित हैं, जो सजीव हैं, वो सब क्या है? जैव घटक हैं। और जो निर्जीव हैं वो सभी अजैव घटक होती हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक होते हैं, क्योंकि ये भी निर्जीव है ना। तो ये जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सब अजैव घटक होती हैं आवास की। ठीक है, और जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो जैव घटक होती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया के कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापन करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर थोड़े समय में हम क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, हमें शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन धीरे धीरे हम उसके अकॉर्डिंग ढलने लगेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। ठीक है, पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन, ठीक है, जो हमने अपने शरीर को ढाल लिया, तो इस तरह के छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं पर्यानुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम पर्यानुकूलन कहते हैं। ये परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होते हैं। दोस्तों, ये अनुकूलन से अलग होता है। पर्यानुकूलन थोड़े समय में हो जाता है परिवर्तन, ठीक है, और जो परिवर्तन हजारों वर्षों में होते हैं उनको हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक, क्रियाकलाप 2 देखते हैं।
अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। हमने क्या देखा था, मूंग के बीज से अंकुर निकल आया था, तो हम इसको बोलते थे कि अंकुरण हो गया है। तो ये बीज अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दें। आपको क्या करना है, मूंग के कुछ सूखे बीज लेने हैं, ठीक है, उनमें से कुछ बीजों को अलग रख देना है और बाकी बीजों को पानी में भिगो देना है, ठीक है। अब भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रखना है, ठीक है। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। अब भीगे हुए जो बीज हैं उनमें से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रखना है, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है, ठीक है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखना है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उनके चारों ओर बर्फ लगा देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बीज को 5 पार्ट में, बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट को तो हमने ऐसे ही सूखा रख दिया है, ठीक है, और बाकी एक पार्ट को हमने भिगो कर रखा है, ठीक है, 3-4 दिन के लिए जल में डुबो कर रखा है। और तीसरे भाग को धूप वाले कमरे में रखा है और चौथे भाग को अंधेरे क्षेत्र में रखा है और अंतिम यानी 5वें भाग को हमने ठंडे वातावरण में रखा है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अब इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब हम उन बीजों को देखेंगे जो प्रकाश से दूर रखे हुए थे, उनमें अंकुरण कम होगा, ठीक है। और हम उनमें देखेंगे जो फ्रिज पर रखे हुए थे, तो उनमें भी अंकुरण जो है वो बहुत कम होगा। तो क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? जी हाँ दोस्तों, ये जो वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक होते हैं, ये पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों क्या, इवन सजीवों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। सजीव कुछ बहुत ठंडे इलाके में भी पाए जाते हैं और कुछ उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुछ जीव कुछ विषम परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में रहने के लिए योग्य हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में उनको जो योग्य बनाता है वो बनाता है अनुकूलन, ठीक है। वो उस जगह पर रहने के योग्य हो जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये परिवर्तन कितने वर्षों में होता है? हजारों वर्षों में ये परिवर्तन होता है दोस्तों। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, ठीक है, कुछ समय में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, मर जाते हैं, ठीक है। जो जंतु इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं, ठीक है। जो अपने आप को ढाल पाते हैं वही जीवित रह पाते हैं, जो नहीं ढाल पाते वो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, ठीक है। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग विधियों से अपने आप को ढालते हैं, ठीक है, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो ठीक है, आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा। चलिए मरुस्थल आपको घुमा के लाते हैं, ठीक है। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? चलिए पढ़ते हैं। बिल में मरुस्थलीय जंतु, देखिए आप ये देख रहे हैं, चूहा, ठीक है, सांप। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऊंट के लंबे पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी जो है, रेत की गर्मी बॉडी के शरीर, इसके ऊंट की बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यहाँ पर चूहे और सांप के जो पैर हैं वो ऊंट की तरह पैर की तरह लंबे नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। क्या करते हैं, गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है, टेम्परेचर लो होता है, तो ये जंतु क्या करते हैं, मिट्टी से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5 में दिखाया गया है दोस्तों। ये देखिए,
ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं नागफनी का पौधा, ये कैक्टस का पौधा है, तो ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 3 देखते हैं। गमले में लगाए कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। दोस्तों गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। दोस्तों जब हमने क्लास चैप्टर 7 में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की थी, उसी तरह की प्रक्रिया को हमें इन दोनों पौधों के साथ भी करना है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ठीक है, जो मरुस्थलीय पौधे हैं जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, तो बिल्कुल नहीं होती, या फिर होती हैं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, शूल बन जाती हैं। ठीक है, इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। ठीक है, कुछ पत्तियां क्या करती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं, जिसकी वजह से जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो बहुत कम होती है। नागफन में पत्ती जैसी निम्न संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में इसका तना है। तो नागफनी में आप जो पत्ती जैसी संरचना आप देख रहे हैं, ये जो पत्ती जैसी, ये जो तने जैसी संरचना है, ये क्या है, ये तना होता है दोस्तों। ठीक है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। ठीक है, नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने में होता है। नॉर्मली इन पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्ती में होता है, लेकिन नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके तने में होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उसके तने में होता है। ठीक है, तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ठीक है, इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और जल अवशोषण के लिए क्या करती हैं, मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, बर्फ भी होती है। ठीक है, बर्फ पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में भी पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है। जी नहीं, कुछ जो वृक्ष हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। ठीक है, ये वृक्ष कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की होती हैं और नीचे की तरफ ढली हुई होती हैं, तिरछी होती हैं, जिससे वर्षा का जो जल होता है या फिर बर्फ होती है वो सरलता से नीचे की ओर खिसक जाती है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। इन वृक्षों से भी अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी आपको मिल जाएंगे। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी यह वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड या उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। ठीक है, याक का जो शरीर होता है वो लंबे लंबे बालों से ढका होता है जिससे कि उसको ठंड नहीं लगती। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, ये बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुरों से ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप जो है वो बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। घास स्थल की बात करते हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। ठीक है, इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं, क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में। शेर के अगले पैर के नखर जो लंबे होते हैं, ठीक है, जो पैर के जो नाखून है वो लंबे होते हैं जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की ये संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और ये आप देख रहे हैं, ये शेर का चित्र और ये हिरण का चित्र है।
शिकार को आप पता भी नहीं चलता। क्या करता है ये, अपने आप को सूखे मैदानों में, घास के सूखे मैदानों में छिपा लेता है, जिससे कि उसका जो रंग है वो उसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से जो शिकार है उसको शिकार को पता भी नहीं चलता। ठीक है, उसके शिकार को उसका पता नहीं चलता कि वो है या नहीं है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। उसकी जो आंखें होती हैं चेहरे के जस्ट सामने होती हैं, जिसकी वजह से वो दूर तक शिकार खोजने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, एक दूसरा जंतु हिरण है, जो वन या घास स्थल में रहता है। ठीक है, पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं, इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं, इसकी वजह से ये पौधों के कठोर तनों को भी चबा ले जाता है। हिरण को अपने शिकारी, शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है, हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। इसके लिए उसके कान जो है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। ठीक है, इसकी जो आंखें होती हैं इसके सिर के दोनों ओर होती हैं, जिसकी वजह से ये चारों तरफ का देख करके अपने आप को खतरे से महसूस करता है तो भाग जाता है। ठीक है, हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। ठीक है, शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं समुद्र की, कुछ जलीय आवास। समुद्र की बात करते हैं। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता। ठीक है, स्क्विड एवं ऑक्टोपस का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो, तल में। ठीक है, समुद्र के तल में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो धारा रेखी नहीं होती, लेकिन जब वो चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। किसकी बात हो रही है, स्क्विड एवं ऑक्टोपस की। ठीक है, जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल क्लोम होते हैं, जैसे मछली में होते हैं। ठीक है, वैसे इनमें भी क्लोम्स होते हैं। डॉल्फिन एवं हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते। दोस्तों इनमें गिल्स नहीं होते हैं, तब ये सांस कैसे लेते हैं, तो ये सिर पर स्थित नासा द्वार, ठीक है, अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन एवं व्हेल किस तरह से सांस लेते हैं, तो ये इस सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं सांस द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है। बात करते हैं तालाब एवं झील की। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है। यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के वनों पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं, इस तरह से। ठीक है, जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जड़ क्या करती है, मिट्टी से जल एवं खनिज पोषक पदार्थों को अवशोषण करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें जो होती हैं आकार में बहुत छोटी छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इनका महत्वपूर्ण कार्य पोषक और जल और पोषक पदार्थों को अवशोषण करना नहीं होता है। इनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, जिसकी वजह से इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे को तलहटी में जमाए रखना, पौधे को मिट्टी में बनाए रखना। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। ठीक है, तना क्या करता है, जल की सतह तक, यहाँ तक आपका वृद्धि करेगा। ठीक है, और जो फूल होते हैं वो इस जल की सतह पर तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं, जल के अंदर ही वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां शंकरीय होती हैं एवं पतले रिबन की तरह होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं पौधों की पत्तियां। ठीक है, ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है।
ठीक है, यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। मेंढक जो है वो तालाब के जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। इसके पश्चपाद जो पीछे वाले पैर होते हैं लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादुंगलियां होती हैं। ठीक है, मेंढक के जो पीछे वाले पैर होता है उसमें जाल युक्त पादुंगलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत विविधता होगी। हमारे आसपास के जीव, हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप वन में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई। वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण, इनमें से कौन सजीव हैं दोस्तों? मोस्टली इनमें से सजीव ही हैं, जिनमें जान होती है वो सजीव होते हैं। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का ये छंद पढ़ रही थी। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं अपने पैरों की विवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं है। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे, हम दो पैरों पर क्यों चल नहीं सकते क्या? तो ये जो कविता है ये एडवर्ड लियर ने लिखी है और इसका नाम है कंप्लीट नॉनसेंस। ठीक है, पहेली और बूझों को कविता बहुत मज़ेदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य जैसा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। हम कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी ये निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। तो इसका क्या अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? क्या सभी जीव वृद्धि करते हैं? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते? क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा, मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों के देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है दोस्तों। जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या निर्जीव वस्तु वृद्धि कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं?
क्या सभी सजीव सांस लेते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। ये मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब जो भोजन हमारी सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन से कन्वर्ट मिक्स होता है तो जो हमारी जो भोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। ठीक है, केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि मछली के गिल्स होते हैं जिनकी सहायता से वे जल में विलीन वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों में क्या होता है? सूक्ष्म रंध्र होते हैं। ठीक है, तो पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक है, भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनती है तो ऑक्सीजन को वो छोड़ देते हैं। तो पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया जो है वो दिन रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। ठीक है, श्वसन क्रिया दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है वो केवल दिन के समय में चलता है जब सूर्य का प्रकाश उसको मिलता रहता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। दोस्तों, पौधे जो श्वसन में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं उसकी मात्रा उसके द्वारा बनाए गए भोजन में जो निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा होती है उससे बहुत कम होती है। ठीक है, पौधे श्वसन में जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वो बहुत कम करते हैं जबकि भोजन बनाने में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा निकालते हैं। ठीक है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे? ठीक है, जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? जी हाँ, हमें अच्छा लगता है जब प्रिय व्यंजन आता है तो हमारे मुंह में लार आ जाती है। ठीक है, आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं। ठीक है, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। ठीक है, आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा, उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण है। ये सब चीज़ें आपके जो बाह्य वातावरण है उनमें होने वाले परिवर्तन है। हम सभी इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स देते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, व्यंजन बन रहा है, आपका तेज प्रकाश आ रहा है, ठीक है, आपके कांटा लग गया है, तो ये सब क्या है? उद्दीपन है। और हम इन सब उद्दीपनों के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चेतन नहीं हो जाते? जब वो भोजन देखते हैं तो एकदम से अधिक खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका ये व्यवहार होता है, वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं जब उनके सामने भोजन आता है। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? ठीक है, वो डर के मारे पीछे चली जाती है। ठीक है, उड़ जाती है। जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, छुई मुई के पौधे को, मतलब गुलमेहंदी के पौधे को छुई मुई का पौधा कहते हैं। जब हम इसको छूते हैं तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो अचानक से मुरझा जाती हैं। ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आता हो, के पास एक पौधे का गमला रखना है। ठीक है, कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहना है। क्या ये पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करेगा? जी नहीं, ये सीधा वृद्धि नहीं करेगा। यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। दोस्तों, यह प्रकाश की ओर मुड़ेगा। ठीक है,
आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? जी हाँ, बिल्कुल, यह भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। तो सभी सजीव वस्तुएं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो प्राणी हों, चाहे इंसान हो, ठीक है, सभी अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है। तो सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी होती है। सजीवों में उत्सर्जन, सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण के किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के पचे हुए शेष भाग का क्या होता है? दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो उसका कुछ भाग ही हमारी बॉडी को ऊर्जा के रूप में चाहिए होता है। बाकी बचे हुए भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है? इसको अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है और इसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। पौधों में कुछ हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के द्वारा होता है, स्राव के रूप में होता है, ठीक है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं, घोंसले में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं, जबकि कुछ उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं, ठीक है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतु की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके अलग अलग होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा देते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है, ठीक है। तो आलू में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। तो आलू के कलिका भाग से नया पौधा भी बन जाता है। कुछ पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? ठीक है। तो कुछ पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, ठीक है, मेहंदी हो गई। इनकी कलम मतलब तने से भी ये पौधे उगाए जा सकते हैं। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की भी गति दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, ठीक है, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं, ठीक है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते हुए देखते हैं, ठीक है। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, ठीक है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न कर सकें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें श्वसन होता है, उनमें उत्सर्जन होता है, ठीक है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी होती है, प्रजनन होता है, गति होती है एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु हो जाती है। क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? जी हाँ, कुछ लक्षण जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सारे लक्षण किसी निर्जीव वस्तु में सजीवों के सारे लक्षण दिखाई नहीं दे सकते।
कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? जी नहीं। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? जी नहीं, कुछ लक्षण पाए जा सकते हैं, लेकिन निर्जीवों में सजीवों के सभी लक्षण नहीं पाए जा सकते। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या ये हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में भी सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। जी हाँ। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते। परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? जी नहीं। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। ये गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। देखिए, गेहूं के बीज श्वसन करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते, ठीक है। तो सजीवों का एक लक्षण निर्जीव वस्तु में मतलब बीजों में पाया गया है, लेकिन सारे लक्षण इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये सजीव नहीं है। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। तो दोस्तों, चैप्टर फिनिश हो चुका है। यहाँ पर सारांश देख लेते हैं। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्मजीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं, ठीक है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उनमें उत्सर्जन होता है, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि होती है, ठीक है, और वे गति करते हैं, ठीक है। फिलप्स देख लेते हैं। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं, ठीक है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक हैं, ठीक है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारी इस हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।